इंडिया 36 इम्पेयरमेंट देखते हैं तो इलस्ट्रेशन वन उसका देखते हैं। कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग बुक्स ऑफ दिस अनलिमिटेड की हमको दे दी गई 31 मार्च 2021 की 300 लाख रुपए है। एज ऑन दैट डेट उस डेट के ऊपर वैल्यू इन द यूज दे दी गई 250 लैक्स की। एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल दे दिया गया हमको 238 लैक्स का। रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी? तो हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल एंड द वैल्यू इन द यूज़। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल 250 है, वैल्यू इन द यूज़ 238 लैक्स की। तो देयरफॉर रिकवरेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 250 लैक्स की हो जाएगी। दोनों में से आयर देखना होता है इसलिए। इलस्ट्रेशन टू देखते हैं। सैटर्न इंडिया लिमिटेड इस रिव्यू कर रही है वो ऑन इट्स बिजनेस सेगमेंट्स फॉर द इम्पेयरमेंट। कैरिंग वैल्यू दे दी गई उसकी नेट एसेट की 40 मिलियन है। मैनेजमेंट जो है वो प्रोड्यूस करिए तो कंप्यूटेशंस फॉर द वैल्यू इन द यूज्ड ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स। जो फर्स्ट वैल्यू है वो कितनी है? 36 मिलियन की, जिसके अंदर एक्सक्लूड किया जा रहा है बेनिफिट जो कि डिराइव किया गया है फ्रॉम द फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जो सेकंड वैल्यू है वो 44 मिलियंस की है, जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है बेनिफिट जो कि डिराइव किया जा रहा है फ्रॉम द फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशन से। कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं है मार्केट की फॉर द सेल्स ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स। एडवर्टाइज एडवाइस करके बताइए हमको वेदर जो बिजनेस सेगमेंट है क्या उसको इम्पेयर करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो जो बेनिफिट होता है फ्यूचर रीऑर्गेनाइजेशंस का उसको हम लोग को कंसिडर नहीं करना होता जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं वैल्यू इन यूज़ को। देयरफॉर जो नेट असेट ऑफ द बिजनेस सेगमेंट है उसको इम्पेयर कैसे किया जाएगा? 4 मिलियन से किया जाएगा। बिकॉज द वैल्यू इन द यूज़ कितनी हम लोग रखेंगे? 36 मिलियन की रखेंगे, जो कि लोअर है कैरिंग वैल्यू ऑफ दी 40 मिलियन से। यहाँ पर हम लोग 40 और 36 को कंपेयर कर रहे हैं। 44 को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसके अंदर बेनिफिट इंक्लूडेड है इसलिए। द वैल्यू इन द यूज कैन बी जो वैल्यू इन द यूज है उसको यूज़ किया जाएगा एज अ रिकवरेबल अमाउंट एज दर इज़ अ नो एक्टिव मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्टिव मार्केट नहीं है फॉर द सेल्स ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स इसलिए। इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। मार्च लिमिटेड हमको फॉलोइंग एस्टिमेट कैश फ्लो का दे रहा है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 31 मार्च 2024 की दी दी गई है। डिस्काउंटिंग रेट 15% के हिसाब से ईयर दे दिया गया। 4-5 का कैश फ्लो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर दे दिया गया है। रेसिडुअल वैल्यू दे दिया गया एट द एंड 31 मार्च 2029 के अंदर 500 की दे दी है। पीबी ऑफ द परचेस 1 अप्रैल 2021 से वो कितनी है? 20,000 लाख की है। यूजफुल लाइफ कितनी है? 8 साल की है। रेसिडुअल वैल्यू एस्टिमेट किया जा रहा है एंड ऑफ द 8 ईयर की 500 लाख की है। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल 10,000 लाख की है। कैलकुलेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस अगर कोई होता है ऑन द पीपीई। ऑल्सो कैलकुलेट करके बताइए रिवाइज कैरिंग अमाउंट एंड द रिवाइज डेप्रिसिएशन ऑफ द पीपीई। तो सॉल्यूशन देखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट एज ऑन द 31 मार्च 2024 के रुपीज़ इन लैक्स के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट ऑर्गेनाइज ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1 अप्रैल 2021 के दिन? 20,000 लाख की। उसमें से लेस डेप्री करेंगे तो 20,000 माइनस 500 डिवाइड बाई 8 करेंगे क्योंकि 8 साल की लाइफ है। मल्टीप्लाई विद 3 करेंगे। क्यों यहाँ पर 3 करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको 3 साल का देखना होगा। जो हमको 1 अप्रैल 2021 की हमको ओरिजिनल कॉस्ट दी गई थी और अभी हमको जो कैश फ्लोज दिए गए हैं वो कैश फ्लोज कब के हैं? तो 24-25 से चालू हो रहे हैं, मतलब 31 मार्च 2024 लास्ट है। इसलिए यहाँ पर हम कितना होगा? तो 21-22, 22-23, 23-24 मतलब 3 साल हो गए। तो 3 साल तक का हमको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। 7313 आ जाएगा। यहाँ पर कैरिंग अमाउंट देखेंगे तो 12,687 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे वैल्यू इन द यूज़ कैसे निकालेंगे? तो 4-5 से लेके 8-9 तक का हम लोग देखेंगे। यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है रेसिडुअल वैल्यू। तो यहाँ पर कितना है? 2,000 कैश फ्लो, 3,000 कैश फ्लो, 3,000, 4,000 और 2,500 आएगा यहाँ पर। सॉरी यहाँ पर इंक्लूड किया गया था रेसिडुअल वैल्यू को, मतलब 2000 कितना था? 89 का था। उसके अंदर रेसिडुअल वैल्यू 500 की ऐड कर दी तो 2,500 आ गया। पीवी निकालेंगे यहाँ पर। तो ये पीवी फैक्टर कितना होगा? तो 15% के डिस्काउंट पर करेंगे तो 1/1.15 करेंगे तो कितना आएगा? 0.870। फिर इजिकल्स टू करेंगे तो 0.576। ऐसे करते जाएंगे हम लोग तो 0.497 आ जाएगा 89 का। और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कैश फ्लो से तो 1740 आ गया। वैसे 2268 आ गया और लास्ट के अंदर 1243 आ जाएगा। टोटल करेंगे तो 9513 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी? तो वैल्यू इन द यूज़ कितनी है? 9513 है। और वैल्यू फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल कितनी है? हमको दी गई थी 10,000 लाख की। तो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट कौन सी होगी? इन दोनों में से जो भी आया होगा वो। तो 10,000 लिखेंगे हम लोग यहाँ पर। कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस कैरिंग अमाउंट कितनी है हमारी? 12,687 है। उसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो कितना निकलेगा? 2,687 निकलेगा। ये हमारी क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस होगी। कैलकुलेट करेंगे रिवाइज कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट कितनी है? 12,687। सॉरी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 12,687। उसमें से लेस करेंगे इम्पेयरमेंट 2,687 तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी हमारी? 10,000 की आ जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे हम लोग रिवाइज डेप्रिसिएशन। रिवाइज डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे? तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट माइनस बाय रेसिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करेंगे तो 10,000 माइनस बाय 500 डिवाइड बाय 5 करेंगे। यहाँ पर क्यों 5 करें हम लोग? क्योंकि अभी 8 में से कितने गए? 3 तो चले गए तो कितने बचे? तो 5 बचे। तो इसलिए यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1,900 रिवाइज डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। इम्पेयरमेंट लॉस का। जुपिटर लिमिटेड है वो लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील हैविंग द फर्नेंस
विच इज़ कैरिंग इन द बैलेंस शीट। फॉरेंसिक है जो उसकी बैलेंस शीट में दिख रही है एज ऑन 31 मार्च 2021 कितने 250 लाख की है। एज एट दैट डेट मतलब इस डेट पे वैल्यू इन द यूज़ एंड द फेयर वैल्यू हमको दे दी गई है कितनी 200 लाख की दे दी गई। कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल 13 लाख का दे दी गई। कैलकुलेट करके बताइए इंपेयरमेंट लॉस जो कि रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। रिकवरेबल अमाउंट कितना है तो 200 लाख का है और उसमें हमको क्या देखना पड़ेगा हायर ऑफ। कैसे निकालेंगे हम लोग हायर ऑफ तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल हमारा कितना था 200 में से माइनस करेंगे क्या फेयर वैल्यू 200 था उसमें से माइनस करेंगे हम लोग डिस्पोजल का कितना था 13 का था तो वो माइनस करेंगे तो 187 आ गया। और वैल्यू इन द यूज़ कितना होगा तो वैल्यू इन द यूज़ कितना निकलेगा 200 का निकलेगा क्योंकि वैल्यू इन द यूज़ हमको कितना दिया गया था 200 का दिया गया था। तो कितना आएगा हमारे यहाँ पर विच एवर इज़ हायर के हिसाब से 200 आएगा। इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकालेंगे तो कैरिंग अमाउंट कितनी थी हमारी 250 की थी उसमें से 200 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50 का इम्पेयरमेंट बचेगा। इम्पेयरमेंट लॉस ये जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा इमीडिएटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब तक एसेट जो है वो क्रेडिट किया जाता है रिवैल्यूएड अमाउंट पे इन अकॉर्डेंस विद दी अनदर स्टैंडर्ड के हिसाब से। मतलब अनदर स्टैंडर्ड मतलब रिवैल्यूएशन मॉडल इन 16 के हिसाब से। यानी कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस होता है जिसको रिवैल्यूड किया जाएगा एसेट सेल बी ट्रीटेड एज अ रिवैल्यूएशन डिक्रीज इन अकॉर्डेंस विद दी अदर स्टैंडर्ड। यानी रिवैल्यूएशंस का जो भी होगा वो किसके हिसाब से करेंगे अदर स्टैंडर्ड के हिसाब से करेंगे। यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं। इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा उन द रिवैल्यूएशन एसेट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर कितने एक्सटेंट तक उस एक्सटेंट तक जब तक इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो एक्सीड नहीं कर जाता अमाउंट इन द रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर दैट सेम असेट। सच एन इम्पेयरमेंट लॉस ये जो भी इम्पेयरमेंट लॉस होगा इसको रिवैल्यूड किया जाएगा एज एन असेट रिड्यूस्ड मतलब असेट को रिड्यूस करने के लिए रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर एन असेट। मतलब पहले जितना रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर डाला होगा उसमें से हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर कुछ भी बैलेंस होगा तो पहले जो इम्पेयरमेंट आएगा वो इम्पेयरमेंट को हमको रिवर्सल करना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट के हिसाब से हमको रिवैल्यूएशन के अंदर से रिवर्स करना पड़ेगा। वैन द अमाउंट एस्टिमेटेड जब भी अमाउंट को एस्टिमेट किया जाता है फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस अगर वो ग्रेटर होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से। यानी कि जो इम्पेयरमेंट लॉस अगर ग्रेटर होता है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से टू विच इट रिलेट्स तो एंटिटी को क्या करना पड़ेगा रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा अ लायबिलिटी अगर कोई ओनली इफ़ दैट रिक्वायर्ड बाय अनदर स्टैंडर्ड अगर कोई अनदर स्टैंडर्ड बोलता है तभी। आफ्टर द रिकॉग्निशन के बाद जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है जो डेप्रिसिएशन होता है अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है एसेट्स के ऊपर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा फ्यूचर पीरियड्स के अंदर ताकि हम लोग एलोकेट कर पाएँ एसेट्स को रिवाइज करेंगे अमाउंट पे लेस इट्स रेसिडुअल वैल्यू अगर कोई होती है ऑन द सिस्टमेटिक बेसिस ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ के हिसाब से। अगर इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाता है अगर इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाता है तो कोई भी रिलेटेड डेफर्ड टैक्स एसेट्स या तो लायबिलिटीज होती है जिसको डिटरमाइन किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद इंड एस 12 के हिसाब से उसको कंपेयर करना पड़ेगा रिवाइज करेंगे अमाउंट ऑफ द एसेट्स से विद द टैक्स बेसिस के हिसाब से। इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं मर्क्यूरी लिमिटेड है वो आइडेंटिफाइबल एसेट्स है विद कैरिंग अमाउंट ऑफ ₹100 उसकी रिकवरेबल अमाउंट है वो कितनी है 650 की है। जो टैक्स रेट है वो 30% के हिसाब से जो टैक्स बेसिस एसेट्स है वो कितनी है 800 की है। इम्पेयरमेंट लॉस जो है वो अभी तक डिडक्टेबल नहीं है फॉर द टैक्स पर्पस आइडेंटिफाई करके बताइए क्या इंपैक्ट आएगी इम्पेयरमेंट लॉस की रिलेटेड डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट के अंदर रिवाइज्ड करके कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट्स को। तो इफेक्ट देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस की एज फॉलोज आइडेंटिफाइबल एसेट रुपीज़ के अंदर है बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस का कैरिंग अमाउंट कितनी है तो 1000 की है। इम्पेयरमेंट लॉस कितना होगा तो 1000 की है और उसके अंदर हमको इम्पेयरमेंट लॉस देखना पड़ेगा। पहले ये आइडेंटिफाइबल एसेट देख लेते हैं बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 1000 है उसके अंदर से टैक्स बेसिस निकालेंगे। टैक्स बेसिस के ऊपर से हमको कितना बोला गया था 800 का बोला गया था तो 800 उसका टैक्स बेसिस हो गया। टैक्सेबल मतलब डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंस कितना है 200 का है। उसमें से डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर हम लोग देखें ब्रैकेट के अंदर एसेट्स कितने से 30% से बनेगी तो 200 का 30% करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा। वैसे इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे हम लोग तो कितना हो रहा है वैल्यू कितनी हो गई हमारी 650 हो गई। रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई 650 1000 की थी कैरिंग अमाउंट उसमें 650 हो गई मतलब कितना का हो गया 350 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। और ये इम्पेयरमेंट लॉस हम कैरिंग अमाउंट में से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आइडेंटिफाइबल एसेट आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉस कितनी हो जाएगी 650 हो जाएगी। टैक्स बेसिस यहाँ पर टैक्स के अंदर तो कुछ भी आएगा नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस के अंदर तो जो 800 बचा है वही 800 हमारा आइडेंटिफाइबल एसेट आफ्टर द इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये जो 150 है ये कैसे निकलेगा तो 200 में से माइनस करेंगे 350 तो कितना आएगा नेगेटिव के अंदर 150 आएगा। और ये जो 60 है इसमें से कितना माइनस करेंगे 60 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 45 निकलेगा। ये 105 कैसा है तो ये 350 जो है इस 350 का हम लोग क्या करेंगे 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे हम लोग दिखाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द इंड एस 12 के हिसाब से जो एंटिटी रिकॉग्नाइज करे डेफर्ड टैक्स एसेट वो उतने एक्सटेंट तक प्रोबेबल होता है जब तक टैक्सेबल प्रॉफिट होता है जो कि अवेलेबल होता है अगेंस्ट द डिडक्टेबल टेम्पररी डिफरेंसेस अगर कोई भी होता है उसको यूटिलाइज करने के लिए। मतलब जितना प्रॉफिट होता है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं।
DTA की इफेक्ट, ये हम लोग इंडेस 12 के इस अंदर पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन सीख सकते हैं। कंपनी ऑपरेट कर रही है माइन इन द कंट्री वेयर द लेजिस्लेशन रिक्वायर्स दैट ओनर मस्ट रिस्टोर द साइट। कंपनी ऑपरेट कर रही है माइन के अंदर, मतलब माइनिंग के अंदर वो ऑपरेट कर रही है कंट्री के अंदर जहाँ पर का जो लेजिस्लेशन है, मतलब जहाँ का लॉ कानून क्या बोलता है कि ओनर जो है वो रिस्टोर करके देगा साइट को ऑन द कंप्लीशन ऑफ द माइनिंग ऑपरेशन, मतलब जो भी उसने माइनिंग करी, डिगिंग करी, उसके बाद वो जैसा था वैसा करके देगा। तो द कंपनी रिस्टोर मतलब रिस्टोर करेगी इंक्लूडिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओवर बर्डन। तो ये जो भी उसको रिस्टोर करना है जिसके अंदर रिप्लेसमेंट भी आ गया है, इसके हिसाब से कंपनी को ओवर बर्डन हो रहा है, विच मस्ट बी रिमूव, जिसको रिमूव करना पड़ेगा बिफोर माइनिंग ऑपरेशंस कमेंस्ड। Provisions for the cost to the replacement the overburden was recognized as soon as the overburden was removed। जैसे ही overburden remove हो जाता है वैसे ही cost को recognize किया जाता है। The amount provided was recognized, जो amount को provide की गई थी वो recognize किया जाता है as a part of the cost of the mine, cost of the mine के अंदर ही जोड़ दिया जाता है। and is being depreciated, और उसको depreciate किया जाता है over the useful life। तो carrying amount एक provision of the restoration cost की 500 दी गई है जो कि equal होती है present value of the restoration cost, मतलब ये हमारी present value ने की। तो जो एंटिटी है वो टेस्ट करिए माइन फॉर द इम्पेयरमेंट, माइनिंग फॉर द इम्पेयरमेंट को टेस्ट किया जा रहा है। कैश जनरेशन यूनिट फॉर द माइन इज़ द माइन एज अ होल, जो कैश जनरेशन यूनिट है वो पूरी माइन ही है। द एंटिटी हैज़ रिसीव्ड द वेरियस ऑफर, एंटिटी ने बहुत सारे ऑफर्स रिसीव किए गए हैं बाय करने के लिए माइन। प्राइस अराउंड कितने प्राइस पे, 800 रुपये के, जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है इनफैक्ट दैट द बायर विल अश्यूम द ऑब्लिगेशंस टू रिस्टोर द ओवरबर्डन। जो प्राइस रिफ्लेक्ट कर रहा है जहाँ पर बायर अज्यूम कर रहे हैं कि वो उनका जो ऑब्लिगेशन है रिस्टोर करके देने का, ये ओवरबर्डन को वो लोग करेंगे। डिस्पोजल कॉस्ट फॉर द माइन आर नेग्लिजिबल, डिस्पोजल कॉस्ट जो है माइनिंग की वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। द वैल्यू इन द यूज्ड ऑफ द माइन इज़ अप्रॉक्सीमेटली, जो वैल्यू इन द यूज़ है वो कितनी है, 1200 की है। एक्सक्लूड किया जाता है इसके अंदर रिस्टोरेशन की कॉस्ट, मतलब रिस्टोरेशन की कॉस्ट इसमें लगी नहीं है। जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन है वो कितनी है, 1000 की है। रिकमेंड करके बताइए क्या इम्पेयरमेंट लॉस होगा जिसको हम लोग अकाउंट फॉर करेंगे। तो कैश जनरेटेड यूनिट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल वो कितनी दी गई है, हमको 800 दी गई है। जो अमाउंट कंसिडर करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ द कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, जो अमाउंट है जिसको हमको कंसिडर करनी पड़ेगी रिस्टोरेशन कॉस्ट की, जो कि ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है एज अ कंसिक्वेंसेज, उस वजह से जो वैल्यू इन द यूज्ड है फॉर द कैश जनरेशन यूनिट डिटरमाइन किया जाता है आफ्टर द कंसिडरेशन ऑफ द रिस्टोरेशन कॉस्ट एंड इज एस्टिमेटेड कितनी, 1200 लेस 500, क्योंकि यहाँ पर 1200 के अंदर एक्सक्लूडिंग था क्या, रिस्टोरेशन कॉस्ट, तो वो हमको निकालनी पड़ेगी। तो 1200 में से 500 निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटेड यूनिट कितनी है, 500 की है, जो कि हमको दिया गया था ऊपर। विच इज़, ये 500 कैसा आया, विच इज़ द कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन, कैरिंग अमाउंट ऑफ द माइन कितनी की है, 1000 की है, जिसमें से हमने लेस किया क्या, ये जो प्रोविजन फॉर रिस्टोरेशन था इसको, तो कितने की निकल गई हमारी, 500 की निकल गई कैरिंग अमाउंट। और हमारा जो 1200 माइनस 500 किया वो कितना है, 700 निकल गया। ये 700 क्या था हमारा, वैल्यू इन यूज़ था। देयरफॉर जो रिकवरेबल अमाउंट होगी वो क्या होगी, तो कैश जनरेटेड यूनिट एक्सीड इट्स कैरिंग अमाउंट, जो कैश जनरेटेड यूनिट है वो एक्सीड कर रही है उसकी कैरिंग अमाउंट से। दस तो कोई भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या था, वैल्यू इन द यूज़ कितनी थी, 700 की थी, और जो कैरिंग अमाउंट ऑफ द कैश जनरेटेड यूनिट कितने की थी, 500 की थी। यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 800 हमारी क्या था, तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द डिस्पोजल, ये 800 थी, और जो हमारी ये जो वैल्यू इन द यूज़ आई वो कितनी है, 700 आई। तो हम विच एवर इज हायर में से क्या देखेंगे, तो 800 देखेंगे, और इसको फिर किसके कंपेयर करना है, तो कैरिंग अमाउंट से करना है। तो कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी है, 500 है। तो यहाँ तो इम्पेयरमेंट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि हमारी जो विच एवर इज हायर से जो हमने निकाला वो हायर आ रही है 800। तो 800 और 500 को कंपेयर करेंगे तो कैरिंग 500 है और वो 800 है, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग गेन रिकॉर्ड नहीं करते, सिर्फ हम लोग इम्पेयरमेंट लॉस होता है वही रिकॉर्ड करते थे। यहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस है नहीं। इलस्ट्रेशन देखते हैं। गुडविल हैड प्रीवियसली बीन अलोकेटेड टू द कैश जनरेटेड यूनिट ए, गुडविल को अलोकेट किया गया कैश जनरेटेड यूनिट ए के अंदर। गुडविल अलोकेट किया जा रहा है, ए कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड, वो आइडेंटिफाइड नहीं की गई है, एसोसिएट नहीं की गई है असेट के ग्रुप के अंदर, लेवल लोअर दैन द ए। एक्सेप्ट किया जा रहा है arbitrarily A is to be divided into the integral into the 3 other cash generated units B, C and D, मतलब इनके अंदर भी डिवाइड किया जा रहा है। सिंस द गुडविल एलोकेटेड टू A जो है वो कैन नॉट बी नॉन आर्बिट्ररीली आइडेंटिफाइड और एसोसिएटेड, जो गुडविल है जो ए की है वो नॉन आर्बिट्ररीली आइडेंटिफाइड है या तो एसोसिएटेड है विद द एसेट ग्रुप एट लोअर देन द ए, इट इज़ री अलोकेटेड।
यहाँ पर रीएलोकेट किया जा रहा है यूनिट बी सी डी के अंदर ऑन द बेसिस, मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो गुडविल का इफेक्ट देना होता है जो किसके अंदर आएगा, तो पूरे जो हमारा जो ग्रुप बनता है उस ग्रुप के अंदर हमको देना पड़ता है। कैश जनरेटेड जो ग्रुप होता है उसके हिसाब से हमको अलोकेट करना पड़ता है, हमको बाइफरकेट करना पड़ता है। तो गुडविल का पहले ही हम लोग उड़ा देते हैं। ये सारा हमको इलस्ट्रेशन के अंदर देख लेंगे, ये एग्जाम्पल था इसलिए इलस्ट्रेशन से हम देखते हैं। एंटिटी ए है वो एक्वायर कर रही है एंटिटी बी को फॉर 50 मिलियंस के अंदर, ऑफ विच जिसके अंदर से 35 मिलियन जो है उसकी फेयर वैल्यू ऑफ दी आइडेंटिफाइबल एसेट से एक्वायर की गई है एंड द लायबिलिटी अज्यूम की गई है। एक्विजिशंस ऑफ द बी लिमिटेड इज टू इंटीग्रेटेड इनटू, जो एक्विजिशन है वो किसके अंदर इंटीग्रेट की गई है, दो और एंटिटी ए के अंदर CGU जो है कैश जनरेटिंग यूनिट जो है उसकी नेट असेट अलोकेट कैसे की गई है, हमको नीचे दी गया है वैसे रुपीज़ इन मिलियन के अंदर। फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायर्ड आइडेंटिफाइडेबल टेंजिबल कितना है, CGU1 CGU2 के अंदर दिया गया है और टोटल दिया गया 2510 के अंदर। एंड द इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर जो भी हमारा फेयर वैल्यू एक्वायर्ड आइडेंटिफाइड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर हमको दिया गया है। उसके बाद हमको बोला गया इन एडिशन टू द नेट एसेट एक्वायर्ड दैट असाइंड टू द CGU2, जो नेट एसेट एक्वायर्ड की गई है असाइन करने के अंदर CGU2 के अंदर, तो जो एक्वायरिंग एंटिटी है एक्सेप्ट CGU2 टू बेनिफिट फ्रॉम सर्टेन सिनर्जीज रिलेटिंग टू द एक्विजिशंस। एग्जाम्पल के तौर पर CGU2 जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो रियलाइज करेगी हायर सेल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट because of the access to acquire the entity's distribution channel। कोई भी सिनर्जेटिक गुडविल एट्रीब्यूट नहीं की जा रही है टू दी अदर CGUs के अंदर। एंटिटी ए अलोकेट कर रही है परचेस कंसिडरेशन ऑफ एक्वायरिंग द बिजनेस टू द CGU1 एंड द CGU2 एज 33 बिलियंस एंड द 17 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ये हमको दे दिया गया परचेस कंसिडरेशन के अंदर कितना कितना एक्वायर किया गया वो डिटरमाइन करके बताया अलोकेटेड ऑफ द गुडविल टू ईच CGU के हिसाब से। अगर गुडविल को अलोकेट किया जाता है CGU के बेसिस के ऊपर ऑन द डिफरेंस बिटवीन द परचेस कंसिडरेशंस एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द नेट एसेट एक्वायर्ड दैट इज द डायरेक्ट मेथड के हिसाब से, तो अलोकेशन होगा वो कैसे किया जाएगा हमको नीचे दिए गए वैसे रुपीज़ इन मिलियन के अंदर है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। अलोकेशंस ऑफ द परचेस कंसिडरेशन CGU1 CGU2 के अंदर देखेंगे तो 33 17 और 50 ये कैसा आएगा हमारा, तो यहाँ पर एंटिटी ए ने परचेस कंसिडरेशन कितने में किया था 33 17, तो टोटल मिलाएंगे तो 50 हो जाएगा। लेस करेंगे इसमें से एक्वायर्ड आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल एसेट जो कि हमने एक्वायर्ड आइडेंटिफाई की थी वो कितनी थी 25 10 तो 35 थी, तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर गुडविल असाइन कितनी हो जाएगी हमारी 8 7 और 15 हो जाएगी टोटल में। इलस्ट्रेशन 8 देखते हैं। अर्थ इंफ्रा लिमिटेड है जिसके दो कैश यूनिट है A एंड B। कोई भी गुडविल नहीं है विद इन द यूनिट कैरिंग वैल्यूज़। जो कैरिंग वैल्यूज़ जो है CGU जिसकी 20 मिलियन है एंड CGU जिसका 30 मिलियन है। जो कंपनी है उसकी ऑफिस बिल्डिंग जो है विच इट इज़ यूजिंग एज एन ऑफिस हेड क्वार्टर, मतलब कंपनी जो है वो ऑफिस बिल्डिंग को हेड क्वार्टर के तौर पे यूज़ कर रही है एंड हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड, और वो इंक्लूड नहीं है इन द अबव वैल्यू एंड कैन बी अलोकेटेड, और उसको अलोकेट किया जा रहा है टू द यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ दर कैरिंग वैल्यू के बेसिस के ऊपर इसको अलोकेट किया जा रहा है। द ऑफिस बिल्डिंग हैज़ कैरिंग वैल्यू कितनी है 10 मिलियन की है। रिकवरेबल अमाउंट जो है बेस्ड ऑन द वैल्यू इन द यूज़ वो 18 मिलियन की है फॉर द CGU-A एंड 38 मिलियन के CGU-B के लिए। डिटरमाइन करके बताया क्या कैरिंग वैल्यू होगी CGU-A के अंदर एंड CGU-B के अंदर आर इम्पेयर्ड। सॉल्यूशन के हिसाब से देखेंगे ऑफिस बिल्डिंग जो कि कॉरपोरेट असेट है जिसका अलोकेट किया जाएगा CGU-A एंड CGU-B के अंदर ऑन द रीजनेबल एंड कंसिडरेबल बेसिस के ऊपर। कैसे किया जाएगा, कैरिंग वैल्यू CGU की 20 30 50 हो रही है यहाँ पर टोटल में। ये हमको दिया गया था कैरिंग वैल्यू 20 30 और 50। इसमें से अलोकेशन ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग कितना करना है हमको 10 का करना है, 10 मिलियन की थी वो। तो कैसे हम लोग अलोकेट करेंगे, तो 2:3 के अंदर करेंगे हम लोग अलोकेट। तो वो हमारा कितना निकल के आ गया 4:6 निकल के आ गया हमारा यहाँ पर। तो उसको फिर हम लोग देखेंगे ये हमने क्या किया अलोकेट कर दिया इन द रेशियो ऑफ द कैरिंग वैल्यू ऑफ द CGU, कैरिंग वैल्यू के CGU के रेशियो के अंदर। कैरिंग वैल्यू ऑफ द CGU आफ्टर अलोकेशन हमारी कितनी हो जाएगी, तो 24 और 36 हो जाएगी और टोटल में 60 हो जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो जाएगी हमारी 18 और 38, ये हमको दिया गया रिकवरेबल अमाउंट 18 और 38 दिया गया, 18 और 38 दिया गया, टोटल कितना हो गया 56 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो इम्पेयरमेंट किसके अंदर आ रहा है, तो ए के अंदर आ रहा है क्योंकि वहाँ पर कितना था 24 में से 18 मतलब क्या रिकवरेबल 18 ही था, तो मतलब 6 का इम्पेयरमेंट हो गया। अभी इस इम्पेयरमेंट को हम लोग किस रेशियो के अंदर बांटेंगे, तो ये जो हमारा रेशियो बनेगा कैरिंग वैल्यू का एंड अलोकेशन ऑफ द बिल्डिंग का, तो कितना आएगा हमारा 20:40 के रेशियो में बांटेंगे हम लोग।
तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको अलोकेट कैसे करेंगे, 4/24 अगेंस्ट द बिल्डिंग के अगेंस्ट में जो कि 1 मिलियन निकल के आ जाएगा, एंड 20/24 अगेंस्ट दी अदर असेट जो कि 5 मिलियन का निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग इलस्ट्रेशन 9 देखते हैं। हम मशीन हैज़ सफर्ड द फिजिकल डैमेज, मशीन ने फिजिकल डैमेज सफ़र किया गया है बट लेकिन वो फिर भी अभी वर्क कर रही है। ऑल्दो नॉट एज वेल एज बिफोर इट वॉज डैमेज, पहले जैसे डैमेज थी वैसे नहीं वर्क कर रही है, अभी थोड़ा कम वर्क कर रही है। जो मशीन्स थी उसकी फेयर वैल्यू लेस द कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल इज़ लेस देन द कैरिंग अमाउंट, जो मशीन की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल है वो लेस है किससे, कैरिंग अमाउंट से, मतलब इम्पेयरमेंट आएगा यहाँ पर। जो मशीन है डज नॉट जनरेट, मशीन जनरेट नहीं कर रही है इंडिपेंडेंट कैश इनफ्लोज को। जो स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइडेबल ग्रुप है CGU की बात की जा रही है, ऑफ द एसेट दैट इंक्लूड्स द मशीन एंड जनरेटेड कैश इनफ्लोज दैट आर largely independent on the cash inflows from the other asset। यानी कि क्या बोल रहा है, ये जो भी स्मॉल आइडेंटिफाइड ग्रुप है जिसकी एसेट्स है जिसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है मशीन को एंड जो जनरेट कर रहे हैं कैश इनफ्लोज को, लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ द कैश इनफ्लोज के हिसाब से, मतलब इन सबको जोड़ कर बताया गया है हमको, इंडिपेंडेंट वाले और नॉन इंडिपेंडेंट वाले। द अदर असेट्स इन द प्रोडक्शन लाइन टू विच द मशीन्स बिलोंग्स टू, जिससे मशीन्स बिलोंग कर रही है उसका एक CGU बना के रख दिया गया है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट लाइन शोज दैट द प्रोडक्ट लाइन टेकन द होल नॉट इम्पेयर्ड। यहाँ पर जो रिकवरेबल अमाउंट है प्रोडक्ट लाइन की, वो उससे हमको ऐसा लग रहा है कि जो प्रोडक्ट लाइन है पूरी की पूरी वो इम्पेयर्ड नहीं है। अज्यूम करके बताइए, बजट फोरकास्ट इम्प्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है क्या, नो कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू रिप्लेस द मशीन, मतलब बजट फोरकास्ट जो कि अप्रूव किया गया था मैनेजमेंट में उसके अंदर हमको ये लग रहा है कि कोई कमिटमेंट नहीं है मैनेजमेंट के साइड से रिप्लेस करने के लिए मशीन। अजम्पशन 2 के अंदर बजट फोरकास्ट से अप्रूव किया गया है जो कि मैनेजमेंट ने, उससे ये लग रहा है कि कमिटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू रिप्लेस, मतलब मैनेजमेंट रिप्लेस करना चाहती है मशीन्स को एंड सेल करना चाहती है उसको इट इन द नियर फ्यूचर के अंदर, मतलब अभी फ्यूचर के अंदर उसको सेल करना चाहती है। कैश फ्लोज फ्रॉम द कंटिन्यूइंग यूज़ ऑफ द मशीन्स अंटिल इट डिस्पोज आर एस्टिमेटेड टू बी नेगेटिव, जो कैश फ्लोज है कंटिन्यूइंग यूज़ के हिसाब से मशीन्स के यूनिट डिस्पोजल्स के अंदर वो क्या की जा रहा है, एस्टिमेट की जा रही है कि वो नेग्लिजिबल है, मतलब बहुत ही कम है। एडवाइस करके बताइए अकाउंटिंग फॉर द इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगी ऑफ द मशीन अबाउ सिनेरियो के अंदर। सॉल्यूशन देखता है जो रिकवरेबल अमाउंट है मशीन की अलोन वो कैन नॉट बी एस्टिमेटेड, उसको हम लोग एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे बिकॉज क्योंकि मशीन जो है वो वैल्यू इन द यूज़ के अंदर है, मे डिफर्ड फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल, मतलब कि जो यहाँ पर क्या बोला है कि जो रिकवरेबल अमाउंट है मशीन की अलोन वो एस्टिमेट नहीं की जा रही है कि मशीन जो वैल्यू इन द यूज्ड है वो डिफर्ड करेगी फ्रॉम इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल एंड कैन बी डिटरमाइन ओनली फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट टू विच द मशीन बिलोंग्स। और वो सिर्फ डिटरमाइन कर पा रही है सिर्फ वही कैश जनरेटेड यूनिट जिससे वो मशीन बिलोंग करती है, मतलब उन्हीं प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से। जो प्रोडक्ट लाइन है वो इम्पेयर्ड नहीं है, देयरफॉर कोई भी इम्पेयर्ड लॉस नहीं रिकॉग्नाइज किया जाएगा मशीन के अंदर। नेवरलेस द एंटिटी मे नीड टू रीअसेस, और एंटिटी को रीअसेस करने की भी ज़रूरत नहीं है डेप्रिशिएशन पीरियड को और द डेप्रिशिएशन मेथड को फॉर द मशीन। परहैप्स अ शॉर्टर डेप्रिशिएशन पीरियड और द फास्टर डेप्रिशिएशन मेथड इज़ रिक्वायर्ड। कब तक नहीं करेगी, जब तक अगर उसको लगता है कि शॉर्टर डेप्रिशिएशन पीरियड है तो फास्टर डेप्रिशिएशन मेथड ज़रूरी है तब तक। दैट एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ ऑफ द मशीन्स और द पैटर्न इन विच द इकोनॉमिक बेनिफिट आर एक्सपेक्टेड टू कंज्यूम बाय द एंटिटी, यानी कि जो यूज़फुल लाइफ ऑफ द मशीन या तो पैटर्न जो सी इकोनॉमिक बेनिफिट है उसके हिसाब से वो रिवाइज़ कर सकती है, लेकिन अभी उसको ऐसा लग नहीं रहा है तो वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सेकंड के अंदर देखेंगे जो मशीन वैल्यू इन द यूज्ड है वो एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो क्लोज है टू इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू द डिस्पोजल, इसीलिए जो रिकवरेबल अमाउंट है मशीन की उसको डिटरमाइन किया जाएगा एंड कोई भी कंसिडरेशंस गिवन नहीं है कैश जनरेशन यूनिट का टू विच द मशीन बिलोंग्स, जिससे मशीन बिलोंग करती है, दैट इज़ द प्रोडक्ट लाइन। बिकॉज द मशीन फेयर वैल्यू, इसीलिए जो मशीन की फेयर वैल्यू है वो लेस है कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल से, इज़ लेस देन द कैरिंग अमाउंट, वो लेस है कैरिंग अमाउंट से, तो इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज किया जाएगा फॉर द मशीन। आफ्टर द अलोकेशन प्रोसीजर जो भी अप्लाइड की जाएगी उसके बाद जो लायबिलिटी है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमको रिमेनिंग अमाउंट के लिए ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस फॉर द कैश जनरेटिंग यूनिट, अगर ओनली इफ़ रिक्वायर्ड होता है बाय द
अनदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा, अगर अनदर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि रिकॉर्ड करना है तो रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा हमको। क्या रिकॉर्ड कर देना पड़ेगा? तो ये जो भी इम्पेयरमेंट का लॉस है फॉर जनरेटिंग कैश जनरेटिंग यूनिट। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 10 देखते हैं। रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस्ट ऑन द 1 अप्रैल 2021 वीनस लिमिटेड एक्वायर करी 100% ऑफ द सेटन लिमिटेड 4 लाख रुपए के अंदर। फेयर वैल्यू ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल असेट ऑफ द सेटन लिमिटेड 3,20,000 रुपये की। गुडविल 80,000 की है। सेटन लिमिटेड इज इन द कोल माइनिंग बिजनेस। कोल माइनिंग बिजनेस के अंदर 31 मार्च 2023 के अंदर गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया उसका लाइसेंस टू इट्स फ्यू स्टेट, थोड़े स्टेट के अंदर उसके लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। एज ए रिजल्ट जो सेटन लिमिटेड है उसका रेवेन्यू एस्टिमेटेड किया जा रहा है कि वो रिड्यूस हो जाएगा 30% से। एडवर्स चेंजेस इन द मार्केट प्लेस एंड द रेगुलेटरी कंडीशंस इज इन द इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है कि इम्पेयरमेंट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो वीनस लिमिटेड है वो एस्टिमेट करिए कि जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द गुडविल है एंड जो नेट एसेट है सेटन लिमिटेड के अंदर 31 मार्च 2023 के दिन जो रिकवरेबल अमाउंट है गुडविल की एंड जो नेट एसेट की सेटन की वो हमारी क्या हो जाएगी, इम्पेयर करनी पड़ेगी हमको उसको 31 मार्च 2023 के दिन। वीनस लिमिटेड यूज़ करिए स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ द डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ। हमको सेटन लिमिटेड की असेट की एस्टिमेट किया जा रहा है कि वो 20 साल की है जिसके अंदर कोई रेसिडुअल वैल्यू नहीं है। कोई इंडिपेंडेंट कैश फ्लो आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है अभी तक इंडिविजुअल एसेट्स के लिए। सो जो एंटिटी है वो ऑपरेट कर रही है सेटन लिमिटेड को टू बी ट्रीटेड एज अ CGU। सेटन लिमिटेड को एक CGU बना के ऑपरेट कर रही है ड्यू टू द रेगुलेटरी एंड एंटेंजल इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब रेगुलेटरी एंटेंजल एंटेंगल इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कोई एंगल दिख नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करने के लिए कि सेलिंग प्राइस क्या होगी सेटन लिमिटेड की एज अ CGU। तो जो वैल्यू है वो एस्टिमेटेड किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा कि वो 2,12,000 होगी। सपोज किया जा रहा है कि 31 मार्च 2025 के दिन जो गवर्नमेंट है अगर वो री इंस्टेट कर देती है लाइसेंस को ऑफ द सेटन लिमिटेड को, मतलब वापस दे रही है सेटन लिमिटेड का लाइसेंस उसको, तो जो मैनेजमेंट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फेवरेबल चेंजेस आ जाएगा नेट कैश फ्लोज के अंदर। दिस इज द इंडिकेटर। ये इंडिकेटर है कि जो इम्पेयरमेंट लॉस है वो रिवर्स करना पड़ेगा हमको। जो हमने पहले ऊपर इम्पेयरमेंट लॉस निकाला था अभी उसको रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगी हमको। जो रिकवरेबल अमाउंट है सेटन लिमिटेड के नेट एसेट का वो री एस्टेट करना पड़ेगा हमको। जो वैल्यू इन द यूज एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 3,04,000 होगी एंड द फेयर वैल्यू लेस द कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2,90,000 आएगी। कैलकुलेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा अगर कोई होगा तो, एंड एडवाइस करके बताइए कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस की एंड सब्सिक्वेंट डेप्रिसिएशन क्या होगा उसके ऊपर। सिंस जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल है वो डिटरमाइन नहीं किया जाएगा रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द CGU की वैल्यू के इन यूज़ के हिसाब से। जो कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स CGU की 31 मार्च 2023 के दिन वो कैसे होगी, तो कैलकुलेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। हिस्टोरिकल कॉस्ट हमको दे दी गई है गुडविल और अदर एसेट्स के अंदर हमको बाइफरकेट करना पड़ेगा। गुडविल है 80,000 की और अदर एसेट्स है 3,20,000 की, तो टोटल हमारा 4 लाख है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 3,20,000 को डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे क्योंकि 20 साल की लाइफ है और 2 साल हमको निकालना है 21, 22, 22, 23 क्योंकि हमारा 31 मार्च 2023 की वैल्यू देख रहे हैं हम लोग इसलिए तो 32,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर गुडविल कितना होगा, टोटल में 80,000 कैरिंग अमाउंट का आ जाएगा। अदर एसेट्स आ जाएगा 288 और टोटल में 3,68,000। अभी इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 1,56,000 का आ रहा है। ये कैसे आ रहा है, तो जो कैरिंग अमाउंट है उसमें से रिकवरेबल माइनस करेंगे तो 3,68,000 में से 2,12,000, ये 2,12,000 हमको कहाँ दी गई थी, यहाँ पर हमको दी गई थी थर्ड पैराग्राफ के लास्ट लाइन के अंदर 2,12,000 की उसकी एस्टिमेटेड की गई है वैल्यू मैनेजमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर 3,68,000 में से 2,12,000 माइनस करेंगे तो 156 का हमारा इम्पेयरमेंट हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे। तो पहले किसके अंदर से लाएंगे, गुडविल को पहले पूरा नील कर देना होता है। तो 88,000 को माइनस कर देंगे और उसमें से फिर माइनस करेंगे 156, तो कितना आ जाएगा हमारा 76,000 अदर एसेट्स के अंदर अलोकेट हो जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस। इसके बाद देखेंगे जो इम्पेयरमेंट लॉस अलोकेट पहले कैसे करना है, 80,000 गुडविल के अंदर और जो रिमेनिंग 76,000 है उसको अदर एसेट्स के अंदर। रिवर्सल जो इम्पेयरमेंट लॉस की वो कैसे करेंगे हम लोग, तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑन द गुडविल होता है वो कैन नॉट बी रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं किया जाता, उसको तो वैसे के वैसे ही रखना है। मतलब ये जो 80,000 है इसको हमको रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है इसमें से। तो बाकी जो बचा हमारा जो इंक्रीज इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन एसेट्स आफ्टर द रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस नॉट टू बी एक्सीड द कैरिंग वैल्यू, मतलब कि कैरिंग वैल्यू से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो अभी हम लोग रिवर्सल करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस का वो दैट वुड हैव बीन डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन करना पड़ेगा हमको जब कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तब। अगर हम लोग ये एस्टिमेट करके चलेंगे कि कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा तो हमारी कैरिंग वैल्यू क्या होगी वो हमको निकालनी पड़ेगी। रिकॉग्नाइज इन द प्रायर एरा, कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट आइडेंटिफाइड बाय एसेट्स का, जहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो क्या निकलता है हमारा, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट 320 की होती है, इसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल का माइनस करना पड़ता है। 3,20,000 को डिवाइड करेंगे 20 से, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। क्यों यहाँ पर 4 से कर रहे हैं अभी हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग 2025 के अंदर खड़े हैं। तो 2025 के अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 साल का डेप्रिसिएशन हमको निकालना
निकालना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड, तो 64 आ जाएगा। तो कैरिंग अमाउंट जहाँ पर कोई इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता 31 मार्च 2025 की, वो कितनी आएगी 2,56,000। इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग कि कैरिंग अमाउंट ऑफ द अदर एसेट आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस वो कितनी हो रही है, तो 2,12,000 कैरिंग अमाउंट 31 मार्च 2023 की, उसमें से एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हमको 2 साल का निकालना है। 2,12,000 को डिवाइड करेंगे 18,000 मल्टीप्लाई बाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 24,000 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी की निकल गई 31 मार्च 2025 की, तो 1,88,000 निकल के आ जाएगी हमारी। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज प्रीवियसली कैन बी रिवर्स, जो रिकॉग्नाइज प्रीवियसली इम्पेयरमेंट लॉस किया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा कितना एक्सटेंट तक, उतने एक्सटेंट तक जब तक वो री एस्टिमेट नहीं किया जाता रिकवरेबल अमाउंट को। तो कितना आएगा यहाँ पर 2,90,000 जो है हायर हमको देखना पड़ेगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल 290 एंड वैल्यू इन द यूज़ 3,04,000 है। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, हायर ऑफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल 290 था एंड द वैल्यू इन द यूज़ 3,04,000 था, और रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना था 256 का था जो हमने ऊपर में फाइंड किया। जब कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तब कितना होगा 2,56,000, मतलब इससे आए तो हम लोग जा ही नहीं सकते। तो इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल विल भी कितना हो जाएगा हमारा 256 में से माइनस करेंगे 188 को, ये 188 हमने नीचे फाइंड आउट किया था, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 68,000 का आएगा। तो जो अमाउंट जो रिकॉग्नाइज की जा रही है एज एन, जो रिकॉग्नाइज की जाएगी एज एन इनकम इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब ये रिवर्सल कैसे करेंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इनकम के तौर पे दिखा के करेंगे हम लोग। ये 68,000 की आ जाएगी एट द ईयर एंड 31 मार्च 2025 के दिन। जो कैरिंग वैल्यू ऑफ द अदर एसेट से 31 मार्च 2025 की, वो आफ्टर द रिवर्सल ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस वो कितनी दिखेगी हमको 256 की दिखेगी। जो 1 अप्रैल 2025 के अंदर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किए, तो ये 256 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से, क्यों 16 से कर रहा है क्योंकि 20 में से 4 तो गए तो आपके कितने बचे 16 ही बचे, तो 16,000 का हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हम लोग। इलस्ट्रेशन 11 देखते हैं, एनसीआई मेजरमेंट एंड द गुडविल इम्पेयरमेंट का समय। ये ए लिमिटेड एक्वायर करे 80% ऑफ द शेयर्स ऑफ द सब्सिडियरी बी लिमिटेड के अंदर फॉर 3,200,000 के अंदर एट दी डेट ऑफ द एक्विजिशंस बी लिमिटेड जो है वो आइडेंटिफाई करिए नेट एसेट को 3,000 के अंदर। ए इलेक्टेड टू मेजर एनसीआई एट अ प्रोपोर्शनेट शेयर्स ऑफ द नेट आइडेंटिफाइबल एसेट। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट के बिजनेस के ऊपर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट हमको दी गई है। इट रिकॉग्नाइज कैसे रिकॉग्नाइज किया गया, तो पीसी हमको दे दी गई 3,200 रुपीज़ इन 1000 के अंदर। एनसीआई 3,000 को मल्टीप्लाई किया 20% का तो 1,600 हो गया, 3,800 हमारा आ गया। इसमें से लेस नेट एसेट कितना था 3,000 का, तो हमारा गुडविल कितना निकल के आ गया 800 का निकल के आ गया। एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बी लिमिटेड की कैरिंग अमाउंट रिड्यूस हो गई कितने 2,700,000 की हो गई, एक्सक्लूड इसमें गुडविल एक्सक्लूड किया गया है। रिकवरेबल अमाउंट बी लिमिटेड का एसेट्स का केस 1 के अंदर 2,000 है और बी के अंदर 2,800,000 है। कैलकुलेट करके बताइए इम्पेयरमेंट लॉस एप्लीकेबल होगा तो पेरेंट एंड एनसीआई बहुत केसेस के अंदर। तो केस 1 के अंदर रुपीज़ इन थाउजेंड के अंदर पर्टिकुलर गुडविल अदर एसेट्स एंड टोटल देखेंगे हम लोग कैरिंग अमाउंट 800 गुडविल का और 2700 हमारा अदर एसेट्स का टोटल बनाएंगे तो 3,500 आएगा। अनरिकॉग्नाइज एनसीआई के अंदर नोशनल के हिसाब से देखेंगे तो 800, ये 800 का कितना परसेंट करेंगे हम लोग, ये 80% की वैल्यू है, तो ये 800 का 80 मल्टीप्लाई करेंगे 20% से तो हमारा कितना आ जाएगा 200। ये 200 हमारी किसकी हो जाएगी, तो ये 200 हमारी एनसीआई की हो जाएगी। यहाँ पर एनसीआई को भी इंक्लूड करना होता है जो कि अनरिकॉग्नाइज था, तो यहाँ पर 200 की इंक्लूड करेंगे तो टोटल हमारी गुडविल कितनी की हो जाएगी 1,000 की हो जाएगी। अदर एसेट्स में तो कुछ होगा नहीं तो 2700 और टोटल में देखेंगे तो 3,700 आ जाएगा। रिकवरेबल अमाउंट कितना निकलेगा हमारा, तो 2,000 ही है, तो कितना इम्पेयरमेंट हो गया टोटल 1,700 का हो गया। इसको फिर क्या करेंगे हम लोग 80 के रेशियो में बांटेंगे। 80 कितना करेंगे 1,700 को मल्टीप्लाई, सॉरी 80 नहीं, यहाँ पर 1,700 है। अभी पहले क्या करेंगे हम लोग कैरिंग अमाउंट जो कि हमने रिकॉग्नाइज की थी गुडविल की उसको पहले निकालना पड़ेगा। तो ये 1,700 का इम्पेयरमेंट जो है उसमें से पहले गुडविल निकलेगा, तो 800 निकालेंगे हम लोग क्योंकि 800 ही थी हमारी कैरिंग अमाउंट, तो 800 निकालेंगे। उसके बाद कितना बचा 700 बचा, तो ये 700 अदर एसेट्स में से निकालेंगे तो कितना हो गया टोटल 1,500 हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट कितना बचेगा 2,000 बचेगा। ये कैसे बच रहा है 2,000, तो 2700 में से 700 माइनस किया तो 2,000 आ गया, तो ये कैरिंग अमाउंट आफ्टर द इम्पेयरमेंट हमारा बचेगा और टोटल में भी हमारा 2,000 बचेगा। इम्पेयरमेंट लॉस ऑन कैसे हम लोग इसको बाइफरकेट करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस को, तो गुडविल के अंदर 800 गया, पेरेंट के अंदर एनसीआई के अंदर कुछ भी नहीं गया क्योंकि एनसीआई के अंदर हमने रिकॉग्नाइज नहीं की थी। अदर एसेट्स के अंदर देखेंगे तो 560 और 140, 560 140 किसका होगा, तो ये जो 700 अदर एसेट्स का है इसका कितना करेंगे हम लोग 80% करेंगे, तो वो पेरेंट के अंदर जाएगा 560 और एनसीआई में कितना जाएगा 20% 140 जाएगा। तो यहाँ पर टोटल आएगा 1,356 और 1,400, टोटल हमारा 1,500 का ऐसे बाइफरकेट होगा इम्पेयरमेंट लॉस। केस 2 के अंदर देखेंगे हम लोग, तो कैरिंग अमाउंट थी वो 800 गुडविल की, 2700 अदर एसेट्स की, 3500 आ गया। अनरिकॉग्नाइज कितना पोर्शन आएगा 200 का आएगा, तो 1,000 का हमारा टोटल गुडविल हो गया। 2700 का अदर एसेट्स हो गया, टोटल में देखेंगे 3,700, रिकवरेबल 2,800 है। तो यहाँ पर अभी 900 रुपये का इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है, तो इसका 900 का 80% हम लोग देखेंगे यहाँ पर। क्यों यहाँ पर 80% करेंगे हम लोग
क्योंकि यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज कितना किया जाएगा CFS के अंदर, तो 80% किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या देखना है कि जो 900 है वो हमारा क्या है, टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है। अब टोटल इम्पेयरमेंट लॉस में से हम लोग क्या करेंगे, बाइफरकेट करेंगे, तो इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज इन द CFS कितना आएगा, 900 का 80% करेंगे हम लोग। ये 900 का 80% करेंगे तो कितना आएगा, 720 आएगा। ये 720 किसका आएगा हमारा, तो गुडविल में से माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पर। और जो 800 है, 800 में से 720 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। और बाकी के कितना है, अदर एसेट्स के अंदर 2700 है, कैरिंग अमाउंट बचेगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 2780 का हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्यों 80% से कर रहे हैं, क्योंकि 90 का 900 का है, इसके अंदर क्या है, टोटल बताया गया है। तो टोटल कितना था हमारा, 900 का इम्पेयरमेंट है। ये इम्पेयरमेंट पूरा 900 का कितने के ऊपर लिखा है, दोनों के ऊपर, मतलब जो NCI है उसके ऊपर भी है और जो हमारी ए लिमिटेड है उसका ऊपर भी, मतलब टोटल है। तो टोटल अगर हम लोग देखेंगे तो टोटल 900 का है, तो 900 के अंदर 80% किसका होगा, तो 80% जो होगा वो पेरेंट का होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर गुडविल में से पहले निकालेंगे, तो गुडविल में भी 80% किसका होगा, तो पेरेंट का होगा, तो वो इसका निकालेंगे हम लोग। 720 निकला गया और बाकी रिमेनिंग 800 में से 720 माइनस करेंगे तो 80 हमारा रिमेनिंग बचेगा गुडविल। और बाकी का अदर एसेट्स के अंदर 2700, तो टोटल आएंगे 2780 आ जाएगा। इम्पेयरमेंट लॉस देखेंगे तो गुडविल के अंदर पेरेंट के अंदर करेंगे हम लोग तो 720, NCI के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, अदर एसेट्स के अंदर दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है सिर्फ 720 का हमारा बैठेगा किसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर बैठेगा। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि जो एंटिटी है वो मेजर कर दी है NCI के बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट को। इसीलिए जो नेट आइडेंटिफाइबल एसेट्स ऑफ द सब्सिडरी एट द एक्विजिशन डेट पे रेदर देन एट अ फेयर वैल्यू, तो गुडविल जो एट्रीब्यूट किया जा रहा है वो NCI के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है पेरेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से। एंड इसी वजह से जो इम्पेयरमेंट लॉस है ऑन सच गुडविल उसको भी हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इलस्ट्रेशन 12 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, असेट्स की दे दी गई हमको, कंप्यूट करके बताया इम्पेयरमेंट लॉस्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट हमको दी गई। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे दिया गया फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर एसेट दे दी गई, कॉस्ट ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ, सेल्वेज दे दी गई, कैरिंग वैल्यू ऑफ द बिगिनिंग ईयर दे दी गई, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दे दी गई, रिकवरेबल अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, अपवर्ड रिवैल्यूएशन हमको किया गया था लास्ट ईयर के अंदर, एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर हमको दिया गया 14 का दिया गया। सॉल्यूशन देखेंगे इम्पेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ दी एसेट में से रिकवरेबल अमाउंट माइनस करनी होती है, 27.30 में से माइनस करेंगे 12 lakhs, तो 15.30 का हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो गया। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम लोग, तो एज पर द इंडिया 36 के हिसाब से इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है वेदर इंडिविजुअल एसेट्स के ऊपर हो ऑफ द CGU, तो उसको रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है, तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ दी रिवैल्यूएशन एसेट इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है इन दी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, मतलब OCI के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है टू द एक्सटेंट, उतने एक्सटेंट तक जब तक जो इम्पेयरमेंट लॉस वो एक्सिड नहीं कर रहा है अमाउंट जो कि हेल्ड किया गया रिवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर फॉर दी सेम असेट। जो बैलेंस होता है अगर कोई भी, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मतलब पहले क्या करेंगे हम लोग, OCI के अंदर जो भी ये रिवैल्यूएशंस का था उसके अंदर से पहले माइनस करेंगे जो हमारा इम्पेयरमेंट लॉस है रिवर्सल के लिए, और फिर जो बचेगा उसको हम लोग एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ये इम्पेयरमेंट लॉस की ट्रीटमेंट होगी। इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ द अदर एसेट्स के अंदर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ एनी अदर एसेट्स, अगर कोई भी अदर एसेट्स के होते हैं तो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी अदर एसेट्स के अंदर इंपेयरमेंट लॉस होता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट करेंगे। सिंस जो एसेट्स इन द क्वेश्चंस हैव बीन रीवैल्यूड अपवर्ड, मतलब उसको एसेट्स को अपवर्ड के तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है, मतलब अपवर्ड किया जा रहा है, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको एडजस्ट करना पड़ेगा पहले कहाँ से, रिवैल्यूएशन सरप्लस में से, जो कि हमका 14 का दिया गया है। तो बैलेंस हमारा 1.30 का जो बचेगा, मतलब हमारा कितना आया था 15.30 आया था, तो उसमें से पहले 14 जो रिवैल्यूएशन के अंदर सरप्लस पड़ा है उसको हम लोग उड़ाएंगे। उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगा 1.30 का उसको रिकॉग्नाइज करेंगे एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैरिंग करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कैसा आएगा, तो रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द इम्पेयरमेंट लॉस कितनी हो गई, 12 लाख की हो गई। इसमें से यूज़फुल लाइफ 3 साल की है वो माइनस करेंगे हम लोग 3 साल की रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ, रिमेनिंग माइनस नहीं करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 12 लाख को डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा एनुअल डेप्रिसिएशन। इसके बाद देखते हैं इलस्ट्रेशन 13। वीनस लिमिटेड है जिसकी असेट है जो कि कैरिंग बैलेंस शीट के ऊपर दिख रही है हमारी 31 मार्च 2021 के, कैरिंग अमाउंट दे दी है 500 लाख की है। एज ऑन द डेट जो वैल्यू इन द यूज ओवर 400 लाख का है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द सेल्स कितना है 375 का है। फॉर्म दी अबाव हमको कैलकुलेट करके बताना इम्पेयरमेंट लॉस क्या होगा, जनरलिटी पे पास करके बतानी है एडजस्टमेंट ऑफ द इम्पेयरमेंट लॉस की। अकॉर्डिंग टू इंडिया 36 के हिसाब से जो इम्पेयरमेंट ऑफ द एसेट्स होता है, जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है वो एक्सीड करता है अगर कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट से ओवर द रिकवरेबल अमाउंट से,
तो प्रेजेंट केस के अंदर जो इम्पेयरमेंट लॉस होता है उसको कंप्यूट कैसे किया जाएगा, फॉलोइंग मैनर के अंदर। स्टेप 1, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द सेल्स 375 कितनी दी है, वैल्यू इन द यूज 400 कितनी दी है, तो रिकवरेबल अमाउंट क्या होगी, तो हायर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ द सेल्स एंड द वैल्यू इन द यूज होगी 10, तो रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 400 लाख की है। एंड जो कैरिंग अमाउंट है असेट्स की वो कितनी है, 500 लाख की है। तो इम्पेयरमेंट लॉस जो होगा वो कैसा होगा, तो एक्सीड द अमाउंट कंप्यूटेड इन द स्टेप 4 ओवर द अमाउंट कंप्यूटेड इन द स्टेप 3। स्टेप 4 और स्टेप 3 को हम लोग देखेंगे तो 100 लैक्स की हो गई, बीइंग द डिफरेंस बिटवीन द 500 लैक्स एंड द 400 लैक्स। तो यहाँ पर 100 लैक्स जो है वो क्या होगा हमारा इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। अकॉर्डिंगली जो इंडेस 36 के हिसाब से जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इमीडिएटली, अनलेस जब तक जो असेट्स है वो कैरीड किया जाता है एट अ रिवैल्यूएशन अमाउंट पे इन अकॉर्डेंस विद अनदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अज्यूम किया जा रहा है कि जो असेट्स है अगर वो कैरिंग नहीं की जाती है रिवैल्यूड अमाउंट पे, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हो जाएगा हमारा 100 लैक्स का हो जाएगा एंड विल बी चार्ज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैसे करेंगे हम लोग, तो जनवरी 31 मार्च 2021 की इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट 100 कम कर दिया हमने असेट्स को। 31 मार्च 2021 को स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे ये 100 टू इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट 100। इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं, अब पब्लिशर ओन कर रही है 150 मैगजीन टाइटल्स ऑफ विच 70 वेयर परचेस 70 परचेस की गई थी एंड 80 जो है वो सेल्फ क्रिएटेड है। जो प्राइस पेड किया गया था फॉर द परचेज मैगजीन टाइटल वो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन इंटेंजिबल एसेट। वो इंटेंजिबल एसेट है द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग द मैगजीन टाइटल्स एंड मेंटेन करना है उसको एग्जिस्टिंग टाइटल्स को, उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज एन एक्सपेंस जब भी इनकर्ड किया जाता है उसको। कैश इनफ्लोज जो है फ्रॉम द डायरेक्ट सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट वो आइडेंटिफाइड किया गया है। ईच मैगजीन टाइटल के अंदर जो टाइटल्स है वो मैनेज किया जा रहा है कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से। एंड जो लेवल ऑफ द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द इनकम है फॉर द रिकॉग्नाइज टाइटल वो डिपेंड करता है किसके ऊपर है, रेंज ऑफ द टाइटल इन द कस्टमर सेगमेंट के हिसाब से। जहाँ पर मैगजीन टाइटल रिलेट करती है उसके अंदर यहाँ पर हम लोग करते हैं उसके हिसाब से। मैगजीन जो है वो पॉलिसीज़ टू अबेंडोन द ओल्ड टाइटल्स बिफोर द एंड ऑफ दर इकोनॉमिक लाइफ्स, मतलब मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, अबेंडोन कर देती है ओल्ड टाइटल्स को, मतलब ख़त्म कर देती है ओल्ड टाइटल्स को जब इकोनॉमिक लाइफ्स जो होती है वो एंड हो जाती है। बिफोर मतलब इकोनॉमिक्स लाइफ जब एंड होने की होती है उसके पहले ही उसको ख़त्म कर देती है। एंड रिप्लेसमेंट दैम और उसको रिप्लेस कर देती है इमीडिएटली किससे, नए टाइटल्स से फॉर द सेम कस्टमर सेगमेंट के लिए। आइडेंटिफाई करके बताइए कैश जनरेटेड यूनिट फॉर द इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल। अगर ये लाइकली है कि जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल जो है वो एसेस की जाती है, तो इवन दो जो लेवल ऑफ द एडवर्टाइजिंग इनकम है फॉर द टाइटल अगर वो इन्फ्लुएंस भी कर दी जाए तो सर्टेन एक्सटेंट तक, तो बाय दैट अदर टाइटल्स इन द कस्टमर सेगमेंट कैश इन्फ्लोज जो होगा फ्रॉम द डायरेक्टली सेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट वो आइडेंटिफाइबल होगा हर टाइटल के लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग आइडेंटिफाइड कर पाएंगे कि कितना कैश जनरेट करके देगी वो टाइटल। इन एडिशन उसके अलावा जो ऑल्दो जो टाइटल है वो मैनेज की जाती है कस्टमर सेगमेंट के द्वारा, डिसीजन से होती है वो अबॉन्डन करने का टाइटल वो मेड किया जा रहा है इंडिविजुअल टाइटल के बेसिस के ऊपर। मतलब यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअली देख पाते हैं कि किस टाइटल में से कितना हमारे को रेवेन्यू जनरेट होकर आ रहा है। देयरफॉर इट इज़ लाइकली दैट इंडिविजुअल मैगजीन, इसीलिए तो जो इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल्स है वो जनरेट करके देगी इनफ्लोज को, मतलब इंडिविजुअली हमको पता पड़ पा रही है कि कितने कैश फ्लोज हर टाइटल में से आ रहे हैं। दैट इज़ लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो कि वो लोग अलग अलग हैं एक दूसरे से। एंड दैट आर मैगजीन टाइटल्स इज़ अ सेपरेट कैश जनरेटेड यूनिट, और जो ये हर मैगजीन टाइटल है वो एक सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट हमको बना के देगी। मतलब हर जो मैगजीन टाइटल है उसको हम लोग सेपरेट कैश जनरेटिंग यूनिट बना कर उसके हिसाब से हम लोग इम्पेयरमेंट देख सकते हैं अगर कोई होता है तो।